रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी घमासान में अब 20 से भी कम दिन बचे हैं। ऐसे में उपचुनाव का रोमांच जोर पकड़ रहा है। दोनों प्रमुख दलों के नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी से जहां सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस से पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सफलता किसे मिलेगी, सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? निश्चित तौर पर इसका जवाब नतीजों से मिलेगा। लेकिन उसके पहले स्वराज एक्सप्रेस उपचुनाव वाली हर विधानसभा सीट का समीकरण आपको बता रहा है। और आज हम बात करेंगे डबरा की, जहां बाकी सीटों की तुलना में मुकाबले का मजा कुछ और ही है। दरअसल यहां बीजेपी से इमरती देवी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस से उम्मीदवार सुरेश राजे हैं। ये दोनों रिश्ते में समधी और समधन है। जानकारी के मुताबिक सुरेश राजे के बड़े भाई के बेटे से इमरती देवी के भाई की बेटी का विवाह हुआ है। इस लिहाज से दोनों समधी समधन है। वैसे चुनावी दंगल में ये दोनों पहली बार एक दूसरे से नहीं टकरा रहे। दोनों के बीच 2013 विधानसभा चुनाव में मुकाबला हो चुका है। तब इमरती देवी कांग्रेस उम्मीदवार थी और उनके समधी सुरेश राजे बीजेपी के प्रत्याशी थे। इसमें समधन समधी जी पर भारी पड़ी थी। लेकिन इस बार मुकाबला कैसा रहेगा? क्या 12 साल बाद इस सीट पर बीजेपी वापसी कर पाएगी या कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी? ये सब कुछ हम जानेंगे डबरा का डमरू के मुद्दे पर। तो डबरा से बीजेपी ने इमरती देवी को मैदान में उतारा है, जो प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री भी है। इमरती देवी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी है। कहा जाता है कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काफी काम भी किया है। हालांकि वो अपने बयानों और व्यवहार को लेकर काफी ट्रोल भी होती रही है। लेकिन इससे स्थानीय वोट पर असर पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। हाँ, दल बदल को लेकर मतदाताओं में खूब चर्चा हो रही है। वैसे महिला होने के नाते इमरती देवी को एक साफ कॉर्नर मिलता है। लेकिन इस बार जब इनके सामने कांग्रेस ने उन्हीं के समधी सुरेश राजे को मैदान में उतार दिया है, तो कहा जा रहा है कि मुकाबला जबरदस्त हो सकता है। चलिए इस सीट के हर सियासी समीकरण को विस्तार से समझें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। डबरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी दंगल में बीजेपी से इमरती देवी उतरी हैं और उनके सामने कांग्रेस से मैदान में है उन्हीं के समधी सुरेश राजे। अब जब उपचुनाव की जंग में समधी समधन आमने सामने है, तो माना जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वैसे डबरा वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी 2003 के बाद कभी नहीं जीती। आखिरी बार इस सीट पर प्रदेश के मौजूदा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी को जीत दिलाई थी, जबकि इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर इमरती देवी ने लगातार 3 चुनाव जीते। 2008 में इमरती देवी ने बीएसपी के हर गोविंद जौहरी को 10,630 वोटों से हराया। इस चुनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2013 में कांग्रेस की इमरती देवी ने बीजेपी के सुरेश राजे, जो इस बार उपचुनाव में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने हैं, तब उन्हें 33,278 मतों से हराया था। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इमरती देवी ने बीजेपी के कप्तान सिंह को 57,000 वोट से करारी शिकस्त दी थी।
खैर, अब सियासी समीकरण पहले से काफी जुदा है। डबरा सीट 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ 1.5 लाख के करीब मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,000 से ज्यादा और महिला मतदाताओं की संख्या 68,500 के करीब है। इस विधानसभा के जातीय समीकरण को देखें तो हरिजन, जाटव, ब्राह्मण, रावत, कुशवाहा और साहू समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं बघेल, गुर्जर, सेन आदिवासी समाज के वोटर्स भी चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। बात समस्याओं की करें तो यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बना हुआ है। रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। शराब का अवैध कारोबार बढ़ा है। इसके अलावा रेत के अवैध परिवहन और लगातार इससे हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। सिविल अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर नहीं होने से गंभीर रूप से घायल को ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। अब इन तमाम समस्याओं के साथ ही दल बदल को डबरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किस तरह से लेते हैं और किस दल के नेता को अपना विधायक चुनते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सियासी गणित एकदम अलग दिख रहा है। डबरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और पहले से ही इमरती देवी का वोट बैंक दमदार रहा है। इधर बीएसपी का भी यहाँ फिक्स वोटर है अपना, जो प्रत्याशी बदलने पर ज्यादा नहीं बदलता है, पार्टी से जुड़ा ही रहता है। हालांकि इमरती का मत प्रतिशत लगातार बढ़ा है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र भी इस क्षेत्र में बड़ा फैक्टर है, लिहाजा बीजेपी यहाँ काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन यदि दल बदल का मुद्दा भारी पड़ा तो नतीजा पलट भी सकता है। खैर, डबरा में किसकी जीत का डमरू बजेगा, चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अग्निहोत्री जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। डबरा से हमारे सहयोगी सतीश दुबे और ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा। इसी के साथ बात होगी बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी और क्षेत्र से जुड़े बड़े नेताओं की। सबसे पहले चलते हैं सतीश, जिस तरह से माना जा रहा है, बाकी जगहों से खबरें आ रही हैं कि दल बदल का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, वहां की क्या स्थिति है डबरा की? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ का जो मुकाबला है वो बड़ा ही रोचक मुकाबला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ कांटे की टक्कर तो है ही, लेकिन जो चुनाव है वो और ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि समधी और समधन दोनों आमने सामने हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों की जो नजरें हैं इस चुनाव पे बनी हुई हैं। वही मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो बिकाऊ और टिकाऊ का है। फिलहाल यहाँ पर जो विकास के मुद्दे थे उन पर कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। केवल जो बात निकल के आती है वो बिकाऊ और टिकाऊ की यहाँ चलती है। इसको लेकर लगातार जो वोटर हैं वो भी नाराजगी वोटरों में, हालांकि नाराजगी देखने को मिल रही है, लगातार वोटर नाराज हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, किसान भी इस समय इसलिए रुष्ट है क्योंकि धान की मंडी में जो फसलों के जो दाम है वो किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। तो किसान भी इस समय आप देखने में आ रहा है कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्रित हो रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसको लेकर भी चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। देखो, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो किससे नाराज होकर बहिष्कार कर रहे हैं? कमलनाथ सरकार की जो कार्यशैली थी उससे नाराज, की अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार? देखिए, अगर किसानों की हम बात करें तो इस समय जो वर्तमान भाजपा सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो धान के वाजिब दाम मिलने चाहिए थे वो लगभग हमेशा 3,000 और 4,000 रुपए क्विंटल मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो रेट बहुत कम मिल रहे हैं, 1500, 1600, 1300 इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर लगातार किसानों की नाराजगी भी सामने आ रही है। जी सतीश जी, आपको लगता है थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ये मेरा आखिरी सवाल है। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से इमरती देवी का जीत का ग्राफ लगातार 2008, 2013, 2018 में बढ़ता रहा है, क्या ये ग्राफ बढ़ेगा या बिकाऊ टिकाऊ जो आपने कहा, तो बिकाऊ टिकाऊ के मुद्दे पे टिकाऊ कौन हो सकता है? बिकाऊ तो ठीक है मान लिया, टिकाऊ कौन हो सकता है?
देखिए सर, इस बात का जो फैसला है वो वोटर को खुद ही करना होगा कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है, और वोटर ही इस बात का फैसला कर पाएगा कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है, किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। सतीश हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी दी। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे जी जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपको मेरी आवाज मिल रही? जी भाई साहब, थोड़ी थोड़ी मिल रही है। थोड़ी थोड़ी मिल रही है? जी बताएं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? 2013 में आपकी समधन जी से आपका आमना सामना हुआ था, लेकिन आपको पराजय मिली थी। फिर 2018 में उनका जीत का अंतर और बढ़ गया। ऐसी स्थिति में बीजेपी भी उनके साथ है, सिंधिया जी भी उनके साथ है, नरोत्तम जी उनके साथ है। अब कैसे चुनाव जीतेंगे आप? सर जनता। चले सुरेश जी, मैं फिर से लगा रहा हूं दूसरे नंबर पे आपको, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तो कोई मतलब नहीं है। आपके दूसरे नंबर पे फिर से मैं फोन लगाता हूं। जी विनोद जी, लगता है विनोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। जी विनोद, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जी जी विनोद, आप अंधेरे में चले गए हैं। खैर चलिए, आपसे जानकारी ले लेते हैं। विनोद जी, क्या रहेगा? ये कुछ ऐसा ही आलम है। जी विनोद, इस बार डबरा की स्थिति क्या रहेगी? इमरती जी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ता जा रहा था, बिकाऊ टिकाऊ का भी सतीश से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि तो वोटर ही तय करेगा। ये तो हमें भी मालूम है, वोटर ही तय करेगा, लेकिन आकलन आपका क्या कहता है बिकाऊ और टिकाऊ के बीच में? चलिए एक मिनट विनोद जी, मैं फिर से रोकूंगा। सुरेश राजे जी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, मैंने सवाल आपसे किया था कि 2013 में भी आपका समधन जी से आमना सामना हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से आप पिछड़ गए थे। 2018 में उनका वोटों का अंतर और बढ़ गया। अब ऐसी स्थिति में उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, बीजेपी का कैडर वोटर है जो आपके साथ कभी पहले हुआ करता था। तो कैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं? हमारे और 2020 में आ गए, वही परिस्थितियां के साथ हैं जी। जो परिस्थितियां 2013 में मेरे साथ थी जी, वो वही परिस्थिति आज जो है 2020 में के साथ है। क्यों परिस्थितियां उनके साथ है ऐसी जो आपके साथ थी? राजनीतिक प्रश्न है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये सब लोग उनके साथ हैं, उसका मेरा जवाब है कि उनके साथ आप बता रहे सब हैं, लेकिन मेरे पास अपनी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जी सुरेश जी, आपसे मैं फिर सवाल करूंगा। इमरती जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इमरती जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश राजे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, इमरती जी और आप भी हैं। इमरती जी, सुरेश जी का ये कहना है कि जो परिस्थिति 2013 में उनके साथ थी, माननीय बड़े नेता थे जिनके साथ सबोटेज हुआ है, वो परिस्थिति इस बार आपके साथ है। जनता जनार्दन उनका सुरेश जी का साथ देगी, क्या कहेंगे आप? जी तो सुरेश जी को पता, 10 तारीख को पता है, कैसे कह दे? जनता जिसके लिए देगी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। 2013 में उन्हें 35,000 से हराया था मैंने, और अब देख लेना 10 तारीख को मैं महिला हूँ, मैं आपसे वादा कर रही 10 तारीख को आप देख लेना मैं कितने से हराऊंगी उन्हें। जनता इनका साथ को नहीं दे रही। 1, 2, 4, 10 दिन और रुक जा, 2-3 दिन। इनके सारे कांग्रेस के 2 नेता इनके पास बचेंगे, पूरे के पूरे मेरे साथ आ गए। एक तो कन्हैया राजेंद्र बेरिया, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं जो बिल्कुल दिमाग से सबसे अच्छा काम करते हैं, तो कल ही हमारे परसों में पास आ गए। और ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आ रहे। और आप गाँवों के लोगों से पूछिए माहौल किसका ज्यादा चल रहा हो, किसका कम चल रहा हो।
जी जी, मैंने इसीलिए तो आपको फोन लगाया इमरती जी। एक मुद्दा यहाँ ये है, अभी मेरे वहाँ के संवाददाता ब्यूरो चीफ विनोद जी ने भी बताया कि धान खरीदी का मुद्दा जो पहले 2,500-3,000 मिलता, थोड़ा जनता वहाँ खासकर किसान नाराज है इस बात को कि इस बार उनको दाम कम मिल रहा है, जबकि पहले 1 महीना बाद कांटे लगते जी। आपको इसी 18 से हमारे मुख्यमंत्री से हमने कही है, इसी 18 से धान के कांटे लग रहे, रेट भी बढ़ रही, पतली की क्रांति की सबकी रेट भी अच्छी होगी और 18 तारीख से कांटे लग जाएंगे। सरकार खरीदेगी अच्छे भाव में। जी जी इमरती जी, एक सवाल यहाँ और है उठता है जो जनता पूछना चाह रही है। जनता इस बात से नाराज है दल बदल को लेकर। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिन्होंने दल बदला है सरकार गिराई है, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है सरकार के साथ, उनके साथ जनता इस बार नहीं है, जनता नाराज है। नहीं, ये का अगर जो दूसरा प्रत्याशी है वो का शुद्ध कांग्रेस ही है। 35 साल राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार नगर पालिका का टिकट दिया, 1 बार विधानसभा में 13 में दिया और मंडी अध्यक्ष इनकी मां को बनाया। तिनको जो धोखा दे के आए पूरी जनता है पता है। इमरती देवी ने कोई दल नहीं बदला। इमरती देवी का दल ज्योतिराज सिंधिया था। ज्योतिराज सिंधिया गए तो हमें जाना पड़ता था। हमारी राजनीति जो है वो ज्योतिराज सिंधिया से चल रही थी, इसलिए हमारे नेता के साथ हमने नेता को धोखा नहीं किया। सुरेश राजे जी ने तो अपना नेता नरोत्तम पहले गुरु हते वे छोड़े, फिर यशोधरा राजे अपनी नेता बनाई फिर वे छोड़े, फिर नरेंद्र सिंह जी अपने नेता बनाए फिर वे छोड़े। आराम से वे 15 महीना पहले कांग्रेस में आ गए। अब उनमें कर नंग में खून भरो। कांग्रेस का 35 साल से कोई खून नहीं था उनका। भारतीय जनता पार्टी को भूल गए। मैं नहीं बोली अपने ज्योतिराज सिंधिया को, जिसने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाया, मैं उनके साथ हूँ। कल भी मेरा नेता ज्योतिराज सिंधिया था, आज भी मेरा नेता ज्योतिराज सिंधिया है। मेरे मुखिया शिवराज सिंह चौहान है जी। और नेता ज्योतिराज सिंधिया और मेरे मुखिया शिवराज सिंह है, बड़े भाई जी। मैं कभी ज्योतिराज सिंधिया को नहीं भूलूंगी, इसलिए कि उनने मुझे राजनीति में कदम रखा। इसलिए मैं कहे कि दल बदलू तो वो है। पूरी जनता 10 तारीख को जब पेटी खुलेंगी जब आपको पता चल जाएगा। जी इमरती जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि सुरेश राजे जी को आपने कहा दल बदलू है। सुरेश जी, इमरती जी ये कह रही हैं आपकी संधन जी कि आप दल बदलू हो, वो तो अपने नेता के साथ गई, आपने 3 नेता बदल दिए और आप कांग्रेस में चले गए। अरे मेरा आपके माध्यम से उनसे पूछना है, जी कहना है कि उन्होंने बड़ा रोचक, मेरी कोई पार्टी नहीं है और मेरे कोई विचारधारा नहीं है। उनका नेता ज्योतिराज सिंधिया जी है। सिंधिया जी कल अगर जो है हर पार्टी छोड़ दें भाजपा और वो बसपा में चले जाएं तो फिर इमरती देवी बसपा में चली जाएंगी, ये तो उनका कहना है। ठीक है जी। मतलब जनता इनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महाराज इनके लिए सब कुछ है और मेरे लिए जनता जनार्दन सब कुछ है। मेरा प्रश्न ये है, अब जहाँ तक दल बदल का सवाल है, उनको नहीं मालूम कि दल बदल किसे कहते हैं। की पूरी सरकार को गिराया। सुरेश जी थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क कट रहा है थोड़ा सा आपका। सुरेश जी नेटवर्क में आ जाइए, नेटवर्क कट रहा है थोड़ा सा। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, आप नेटवर्क में नहीं है। आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, वहीं पे रुकिएगा जहाँ आप खड़े हैं अभी। मेरा कहना है जी कि ये इनका भी कहना है ना कि इन्होंने दल बदल नहीं किया। अगर दल बदल नहीं किया तो कोरोना जैसी महा बीमारी से जब मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा था, ये पूरी की पूरी सरकार लेके वहाँ बेंगलोर में क्या कर रही थी, इनसे पूछो जी, इनसे पूछो ना कि बेंगलोर में क्या कर रही थी। और अगर इनको इतना ही शौक था इस्तीफा देने का तो बेंगलोर में जाके क्यों दुबक के रिसोर्ट में जाके इस्तीफा दिया अपनी और कहती कि जनता कमलनाथ जी मेरे काम नहीं होने दे रहे इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। बताया किसे दल बदल कहते हैं? दल बदल का मतलब समझ लो, कोई पार्टी छोड़ के आ जाए। जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारी कांग्रेस में आए हैं उनको आप दल बदल कहोगे? वो स्वेच्छा से आए हैं। और जहाँ तक सुरेश राजे की बात करती है ना जी, इनके राजनीतिक इतिहास क्या है। मैं बगैर कांग्रेस में आया 2018 में और इसी मेरे 2018 में कांग्रेस में प्रवेश करने के कारण ही इनका जीत का इतना बड़ा अंतर हुआ। ठीक है ना। अब वही जनता जनार्दन इनको
इनका जो घमंड है ना, जो सातवें आसमान पर चढ़ के बोल रहा है कि वो दल बदलू है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये जनता जनार्दन तय करेगी हुजूर कि कौन ने दल बदला है और किसने दल बदला है। किसने जनता जनार्दन को धोखा दिया। ये आने वाली 3 तारीख के मतदान के बाद, और मैं आपके माध्यम से एक चीज और बता दूं, ये गलत फहमी में है कि 3 तारीख को मतदान कैसा भी हो जाए। This call is now being recorded. जी सुरेश जी आप रुकिएगा, इमरती जी ने सुन लिया है, उनसे भी उत्तर ले लेते हैं। इमरती जी, सुरेश जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो 2018 में बीजेपी से आए थे कांग्रेस में, और आपका जीत का अंतर बढ़ाया था। 2008 में आए थे, तो 2013 में तो संघ लड़े थे, तब 35,000 से काय को हारे थे। 2 बार नगर पालिका में काय को हारे। इन्हें जनता जनार्दन नहीं चाहती है। ये आज भी रो रो के चल रहे, फार्म भरवे गए, चिपक के रो रहे महिलाओं से। इमरती देवी रोने वालों से नन्ना, इमरती देवी जनता के साथ है, और जनता ने लगातार 4 बार चुनाव मुझे जिताया है। एक बार जिताया मुझे जिला पंचायत का 15,000 से, एक बार जिताया विधायक का 12 से, फिर 13 में जिताया 35 से, और फिर जिताया 62 से। और अगर इतने वोट हैं तो इतने हेलो जी, जनता का शुभ किसके लिए है और वोट किसके लिए है। कमलनाथ की बात करते हैं ना, तो कमलनाथ ने अगर 1.5 साल में 1 रुपये डबरा विधानसभा को दाव हुए तो मंच पे आके कह दे कमलनाथ के मैंने 0 रुपये दिए। अगर मुझे पैसा, मैं 10 साल विपक्ष में बैठ के विधायक बन के कहती रही मैं क्या करूं, मेरी सरकार नहीं। और जब सरकार बनी तो कमलनाथ ने सत्यानाश कर दिया। कमलनाथ ने विकास के लिए डबरा को रोक दिया, और अब डबरा चाहती है विकास। और आपको पता है, आप मीडिया और टीवी वाले हो, आपको ये पता है कि बताओ विधायक यहाँ बनेगा तो क्या करेगा। सरकार बन रही भारतीय जनता पार्टी की, और सांसदों के और विधायकों के फंड खत्म। 2 साल से विधायक रहेंगे, हैंडपंप नहीं लगवा पाएंगे, क्या करेंगे जी डबरा में। काय को जनता को परेशान कर रहा है। जनता सब जानती है कि विकास कौन करा पाएगा। और कांग्रेस को चाहिए 28 और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 8, और 8 तो कैसे ही जीत लेंगे। कैसे जीत लेंगे आप? हाँ जीत जाएंगे। कैसे 8 तो जीतने हैं, लेकिन हम 28 की 28 जीतेंगे, देख लेना आप, लिख लो आ जाइए। इमरती जी आपने ये भी कहा था कि कलेक्टर जिता देंगे 8 ही, किस आधार पे कह दिया था? मैं कलेक्टरों के दम पे काम नहीं करती, मैं जनता के दम पे काम करती हूँ। मैंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि कलेक्टर जिताएंगे, मैंने ये कहा था कि सत्ता और सरकार जी हमारी है, हम चुनाव जीतेंगे, हम अकेले नहीं, हमारे 28 साल चुनाव जीतेंगे जी। तो इसमें कलेक्टर कहाँ से आ गए? कलेक्टर का मुझे वोट मांग भी आते हैं। अब आपने कहा था, इमरती देवी मांगती है वोट, इमरती देवी के नेता मांगते जनता। मेरे पहले तो 1 गारंटर था, ज्योतिरा सिंधिया, अब मेरे पे 4 गारंटर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मेरे गारंटर हैं, नरोत्तम मिश्रा मेरे गारंटर हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान मेरे गारंटर हैं, और ऐसे कई मेरे जुम्मेवार पूरे। आपने इन मंडी में बैठे पूछो कितना भ्रष्टाचार किया, क्यों पूरे व्यापारी थड़पड़ा रहे कि भैया देखियो वो ना आ जाना तो बाने मंडी में लूट बचाई थी। लेकिन इमरती देवी ने 12 साल में एक व्यापारी, एक दुकानदार, एक अधिकारी अगर सता हो और एक आदमी खड़े होकर कह देगा तो राजनीति छोड़ देगी। नहीं, राजनीति पर छोड़िए, हम आपको छोड़ने भी नहीं देंगे। हमारा एक सवाल ये है कि सुरेश जी ये कह रहे हैं, मेरा तो आप शुभकामनाएं हैं, आप और बड़ी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। सुरेश जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर सिंधिया जी कल बीजेपी छोड़ देंगे तो क्या आप छोड़ देंगी? मेरा नेता है ज्योतिराज सिंधिया, और ऐसे नेता का पूरा परिवार, दादी से लगा के बुआ से लगा के सारे आज तक भारतीय जनता पार्टी में है। एक नेता वो अलग थे, लेकिन उनके लाने उनकी दादी को वो बुरा लगता था कि उनके पिताजी थे, और आज बुआ ने उनकी साथ दिया। पूरे उनकी भारतीय जनता पार्टी में पूरा परिवार है। और अब ज्योतिराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अब क्या 1-2 चुनाव और रह गए हमें, एक दिन तो हम सब रहेंगे न, सभी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, क्यों छोड़ेंगे हम? ना ज्योतिराज सिंधिया छोड़ेंगे ना हम छोड़ेंगे। लीजिए सुरेश जी, आपकी समधन जी ने पूरा स्पष्ट कह दिया कि न वो छोड़ेंगे न वो छोड़ेंगे, और जनता उनके साथ है। आप क्या कहेंगे सुरेश जी? आप मेरा निवेदन ये है, पहले तो आपके द्वारा ही अभी उन्होंने कहा ना 8 तो हम कैसे भी जीत लेंगे, कैसे भी का मतलब समझते हो? ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि ये जो है ना
कुछ हेर फेर करके हो जाएगा। अरे हुजूर, ये 2 वोट का हेर फेर नहीं कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों की तो बात छोड़िए, अब जिन्होंने कहा ना कि कोई चुनाव नहीं जीते, मेरी बात सुने। अरे इमरती जी मेरी बात सुने। इमरती जी, थोड़ा सुरेश जी को सुन लीजिए। जब आपने कहा वो सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए थोड़ा सा। मेरी बात सुने। अब मैं मंच पे जा रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाज के। अरे मेरी बात सुने आप। इमरती जी सुन तो लीजिए सुरेश जी की क्या बात, हम आपको फिर मौका देंगे, आप बोलिएगा। मेरी बात सुने। ये जो कह रही ना कभी चुनाव नहीं जीते, तो सबसे पहला चुनाव मेरी माँ ने इनको 2000 में हराया था। ये वही इमरती देवी है जो 8वें नंबर पे गई थी, ठीक है। अब आ जाओ इसकी बात। ये कह रही हूँ ना कि जो सुबह के रो रही थी महिलाओं से, इनको यही ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने माँ कि माँ होती क्या है। एक महिला होके वो मेरी चाची माँ है, ठीक है, जिनके गले में आज जब मैं फार्म भरने जा रहा था तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिनका देहावसान पिछले साल हुआ था, और जो मैं जिनके गले लग के रो रहा था वो मेरी चाची माँ है। तो ये क्या जाने, महिला हो गए, इनको यही ज्ञान नहीं है कि किसके गले रख के रोया जाता है, ठीक है ना। इनको थोड़ी मालूम है ममता क्या चीज होती है। इसलिए मैं इनसे तो क्या कहूँगा, अब ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। ये तीनों चुनाव जोड़ लें, 2008, 2013 और 2018, तीनों चुनाव का हिसाब बराबर करेगी जनता, और 100 से ब्याज लगा के हराएगी जनता, जो मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ। चलिए सुरेश जी, अब इमरती जी तो मंच पे चली गई हैं। हाँ कोई बात नहीं, उनको बता देना कि जो मुझे बोल रहे थे। चलिए, उनको पता चल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी हम दे देंगे उनको। जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद, थैंक यू। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपसे मैंने सवाल किया था बिकाऊ और टिकाऊ, क्या मतलब हुआ बिकाऊ और टिकाऊ? अगर बिकाऊ और टिकाऊ का मामला है यहाँ, तो टिकाऊ किसके साथ है? जनता माने किसके साथ, किसको टिकाऊ मान रही? देखिए, यहाँ कमोबेश दोनों की एक ही जैसी स्थिति है, क्योंकि सुरेश राजे ने भी बीजेपी छोड़ी, काफी दिनों तक बीजेपी में रहे, कई पदों पर रहे, उसके अलावा चुनाव भी लड़े। उसके बाद इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में आ गए। तो यहाँ टिकाऊ वाली स्थिति तो नहीं है, लेकिन बिकाऊ जैसी जो नारे और मुद्दे सामने आ रहे हैं लोगों के, उसका जवाब लगातार वो लोग दे ही रहे हैं। स्थिति बड़ी विचित्र रहने वाली है डबरा की, क्योंकि यहाँ बिकाऊ और टिकाऊ में खोकर रह गए हैं लोग, मुद्दों को भूल गए। जिस तरह से यहाँ प्रमुख मुद्दा है शुगर मिल, जिसकी पहचान देश और विदेश में हुआ करती थी, पूरी तरह से बंद है। उसके श्रमिकों को अभी तक उनको जो देनदारियां हैं वो नहीं मिल पाई। उसकी पूरी जमीन को भूमाफिया बेच रहे हैं। और साथ ही इसमें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो उसमें ये भी है कि चिकित्सीय सुविधा नहीं है। इसके अलावा जो सड़क है, बिजली है, पानी है, उन कई सुविधाओं से जो आसपास क्षेत्र के गांव हैं वो महरूम है। लेकिन ये बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दों में ये जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, वो पूरी तरह से गायब से नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के नेता हैं उनको इस बात का इल्म जरूर होगा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता मानते हैं तो उनको किस तरह से उनका सहयोग करेंगे। पहले से ही कांग्रेस की सीट मानी जाती है डबरा, जैसे इमरती देवी लगातार कांग्रेस से जीतती रही, और जो अशोक सिंह चुनाव लड़े थे जब लोकसभा का, तो डबरा से उनको अच्छी बढ़त मिली थी और अच्छी उन्हें जीत दर्ज की थी। ये बात अलग है कि वो लोकसभा हार गए थे। तो एक पारंपरिक सीट कांग्रेस की मानी जाती है। यहाँ भी गुट हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इसके अलावा गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, तो दोनों के अलग अलग पावर सेंटर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक अलग वहां पावर सेंटर है। तो उसके बीच में भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के मूलभूत कार्यकर्ता हैं वो काफी कम नजर आ रहे हैं सभाओं में और कार्यक्रमों में। केवल वही नजर आ रहे हैं जी या तो सिंधिया समर्थक हैं या फिर इमरती के साथ कांग्रेस छोड़कर आए हैं। सुरेश राजे के पास एक अपने आप में इसलिए उनका कह सकते हैं कि एक वजूद उनका बनता जा रहा है। हालांकि क्या स्थिति होगी ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि खुलकर वो सामने आ गए हैं। कभी सुरेश राजे इमरती देवी के लिए वोट मांगते थे और 2018 में वो लेकर खुद इमरती देवी उनको आई थी और उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई थी कांग्रेस। तो अब उन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपने पार्टी छोड़ी, इमरती देवी उनको लेकर आई थी, क्योंकि रिश्ते में वो उनके समधी भी लगते हैं। तो लोग यहाँ पर अभी जो मतदाता हैं उनका रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये मुद्दा जरूर रहेगा। बिकाऊ और टिकाऊ की स्थिति तो सबके सामने है, लेकिन बिकाऊ की क्या स्थिति है ये रहेगी देखने के लिए। और बाकी इस क्षेत्र में काफी काम करने की आवश्यकता है। लगातार विपक्ष के विधायक रही इमरती देवी, काम नहीं हो पाए। 15 महीने वो विधायक सरकार में रही, मंत्री रही, प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रही,
लेकिन उनका ये आरोप लगता रहा कि काम नहीं हो पाए। तो ये मुद्दे जरूर रहेंगे, लेकिन इस बीच मूलभूत मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे इन मुद्दों में कहीं खोते नजर आ रहे हैं। और पूरी जो शक्ति है बीजेपी की वो डबरा पर केंद्रित करके रखी है, लेकिन कितना अंदरूनी तौर पर सपोर्ट इमरती देवी को मिल पाएगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक मायने होते हैं। पहले इमरती देवी जब कांग्रेस में थी तो उनको कई तरीके से अंदरूनी अन्य पार्टियों का उनको सहयोग मिलता था, अब वो बीजेपी में आ गई हैं तो कितना वो सहयोग मिलेगा। साथ ही वो अपने विचित्र बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। कभी वो कह जाती हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं, कभी वो कह जाती हैं कि कलेक्टर चुनाव जिताएंगे, कलेक्टर उनको चुनाव जिता के भेजेंगे, कभी कह जाती हैं कि वो चुनाव जीते ना जीते मंत्री तो बनेंगी। तो उनके ये विचित्र बयान भी गाये बजाए सामने आते रहते हैं और उनकी, हालांकि उनका कहना है कि वो सीधी हैं, जो मन में आता है वो कह जाती हैं, लेकिन ये राजनीतिक है, राजनीतिक मंच होता है। लोगों के सामने जब कोई बयान जाता है तो बात दूर तलक जाती है और उसका खामियाजा या उसका फायदा आने वाले समय में जरूर मिलता है, चाहे वो किसी तरह का बयान क्यों ना हो। जी विनोद जी हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं, उनका भी विश्लेषण ले लेते हैं। हो सकता है अग्निहोत्री जी आपसे सवाल भी करें, आप सुनिएगा। अग्निहोत्री जी क्या लगता है अब आपको, ये बने इमरती जी का लगातार ग्राफ बढ़ रहा, लेकिन इस बार जिस तरह से ये मुद्दा आया सरकार गिराने का और बिकने वाला, ये कितना प्रभावी रहे? देखिए, इमरती देवी के चुनाव मैदान में रहने से अब तक डबरा जो है वाकई काफी प्रचारित हो गया है पूरे देश भर में, और उनके बयान जो विचित्र से जो रहते हैं, जो विनोद कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं विकास को लेकर के, जो मुद्दे हैं स्वास्थ्य को लेकर के हैं, सड़कों को लेकर के हैं, पानी को लेकर के हैं, जो विनोद कह रहे हैं, तो क्या इस उपचुनाव में जैसे कि पहले भी होता आया है अब तक के चुनाव में, ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, राजनीति ऊपर उठ करके आ जाती है। तो जो स्थितियां इमरती देवी के साथ है कमोबेश वही के वही राजनीतिक स्थितियां सुरेश राजे के साथ भी हैं। तो देखने वाली दिलचस्प ये मुकाबला होगा कि इमरती देवी अपना जो बढ़त अब तक बनाती आई हैं, 30,000 से लेके और 52,000 के बीच में उनकी जीत का ग्राफ रहा है। तो इस बार उनका जीत का ग्राफ बढ़ेगा, वो बरकरार रखेंगी या फिर वो सुरेश राजे के हाथों हार का सामना करेंगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं विनोद से जानना चाहता हूं कि ये जो मुद्दे आप जो गिना रहे हैं, क्या जनता का इन सारे मुद्दों को लेकर के इस उपचुनाव में कोई ध्यान नहीं है? जनता उस पर कोई ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? किस मुद्दे पे? ये जो समस्याएं हैं, जो वहाँ विकास के मुद्दे हैं, किसानी, खेती किसानी की बात है, वो सारी चीजें आज जनता सोच रही है उस पर या नहीं सोच रही है? विनोद, बिल्कुल, इन मुद्दों को लेकर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सोच रहे हैं और उन्हीं से हमने बात की, तब जाकर ये सवाल निकल कर सामने आया। लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि भाई उनकी जो मूलभूत, आप बिके या आप टिके या आप चले गए, इससे लोगों को लेना देना नहीं है कौन कहां किस पार्टी में कहां चला गया, लेकिन उनको इस बात से लेना देना है कि जो जनप्रतिनिधि को वो चुनकर भेजते हैं वो उनकी समस्याएं समाधान करे, चाहे वो किसानों की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। तो इन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित रहेगा। लेकिन इन मुद्दों को लेकर जिस तरह से लगातार पिछले 2 महीने से 3 महीने से जो नारियल फूट रहे थे, और उसमें खुद इमरती देवी ने एक विचित्र बयान दिया था कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे यहाँ जो भी नारियल फूटे वो सच्चे सच्चे फूटे, मुझे झूठे नारियल पसंद नहीं है। इस तरह का भी उन्होंने जब बयान दिया था तो लोगों की ये समझ में कहीं ना कहीं आया कि ऐसा ना हो कि नारियल फूट कर रह जाएं, पत्थर और शिलाएं दिखती रह जाएं और बाद में उनमें कुछ ना हो। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं ये मुद्दे जरूर हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों इतने बड़े शिलान्यास और भूमि पूजन होते। तो ये राजनीतिक दल भी समझ रहे हैं कि अब लोगों को सुविधाओं की आवश्यकता है, मूलभूत उनकी सुविधाएं चाहिए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने किसको खरीदा, किसने किसको बेचा, कौन टिका कौन बिका। ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं, राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, लोगों के आरोप इस बात को नहीं है। वो तो कहते हैं कि भाई हमें तो जो भी प्रत्याशी बने, जो भी चुनकर बाहर आए, जो भी मंत्री बने, विधायक बने, हमारी समस्याओं का वो निराकरण करे। और ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस क्षेत्र में जिला बनाने की बहुत दिनों से मांग चल रही है। अग्निहोत्री जी, आप जानते होंगे कि शुगर मिल कितना बड़ा मिल था, जिसका नाम पूरे विश्व में नाम था। यहाँ से 1941 में इसकी स्थापना हुई थी, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो बहुत सारी यहाँ की पहचान थी, यहाँ के शुगर मिल के साथ साथ यहाँ राइस मिल की पहचान थी,
वो खत्म होती जा रही है। तो डबरा एक विकास की तरफ ना जाते हुए धीरे धीरे बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, लोगों को विकास की आवश्यकता है, और ये आवश्यकता है अपनी जनप्रतिनिधियों से वो पूरा करवाना चाहते हैं। और ये मुद्दे जरूर रहेंगे, ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, ये साफ तौर पर देखा जाता है। बाकी के अन्य मुद्दे राजनीतिक पार्टियों के अपने स्वयं के मुद्दे होते हैं, हो सकता है कि उससे कुछ लोग प्रभावित हो जाएं, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं से मुद्दों को लेकर जाएंगे और उससे प्रभावित करेंगे चुनाव को। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की डबरा वो विधानसभा सीट है जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर मानी जाती है। दरअसल यहां बीजेपी के 2 गुट हैं, जिससे यहां बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि अब सियासी समीकरण एकदम उलट है। इमरती देवी बीजेपी में है और पार्टी से चुनावी दंगल में भी वही उतरी है। कहा यह भी जाता है कि डबरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी खासा दबदबा है, इसलिए उनकी कट्टर समर्थक इमरती देवी इस विधानसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने में सफल भी रही है। वहीं अब जब सिंधिया भी बीजेपी में है तो ऐसे में कांग्रेस के सामने यहां जीत हासिल करना कड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस को सिर्फ इस बात को लेकर उम्मीद है कि जनता दल बदल और इमरती देवी के विवादास्पद बयानों के चलते उन्हें सबक सिखाएगी और कांग्रेस प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा बनेगा। बहरहाल जीत की बाजी किसके हाथ लगती है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में कहीं कल फिर किसी नए विधानसभा उपचुनाव जहां होने हैं वहां चलेंगे और आपको बताएंगे वहां का हाल। नमस्कार।